के नीलामी में। ये होता है, काम करके दिखाया हम लोग। कोल की बात आपने सुनी होगी, वो भी अच्छा हुआ है। देखिए, मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था, संचार भवन में इतनी दहशत थी, अफसर्स इतने झूठे भी फंसे थे, जो गड़बड़ थे वो तो जेल चले गए, और जीरो लॉस की थ्योरी के चक्कर में कई लोग को फंसाया भी गया था। आज वहां पर निराशा का वातावरण था। आगे हम अच्छा कर रहे हैं। ये डिजिटल इंडिया क्या है, आपने 1 साल में ही उसकी लक्ष्मण रेखा खींच दी। डिजिटल इंडिया की कल्पना है डिजिटल हैव्स और डिजिटल हैव नॉट्स के बीच में खाई पाटने की। पुण्य प्रसून जी, इस देश में 97.5 करोड़ मोबाइल फोन है, जल्दी वो 98 करोड़ हो जाएगा और 100 करोड़ हो जाएगा। 124-25 करोड़ के देश में 100 करोड़ मोबाइल, 30 करोड़ इंटरनेट है। हमारी कोशिश है अगले 2 साल में उसको 50 करोड़ करें। डिजिटल इंडिया क्या है? एक बढ़ई, एक कुम्हार, एक पंचर बनाने वाला, एक बिजली मिस्त्री, ये अपना काम अपने स्मार्टफोन से खोजे, और वो खोज रहे हैं। हमारी कोशिश है वहां पहुंचे। इसके लिए इस देश में हम ब्रॉडबैंड को ला रहे हैं 2.5 लाख ग्राम पंचायत में। समय दीजिए, काम 300% आगे बढ़ाया है, कुछ कमियां आई हैं उसको और ठीक कर रहे हैं। राज्य सरकारों को ऑन बोर्ड लिया है, वो तैयार हुए हैं, क्योंकि स्टडी बताती है पुण्य प्रसून जी कि जिस सोसाइटी में ब्रॉडबैंड अधिक होता है वहां जीडीपी आगे बढ़ता है। डिजिटल इंडिया है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज और आपके डिजिटल एम्पावरमेंट। अभी आपको बताऊं, मैंने एक कॉमन सर्विस सेंटर चलता है, उसमें बहुत सी महिलाएं काम करती हैं। यहां हमारी छत्तीसगढ़ की नेत्री सरोज पांडे बैठी हैं, बाकी लोग बैठी हैं। मैं जानकर मैंने उनका नाम लिया क्योंकि छत्तीसगढ़ से 6 महिलाएं आई थी, हमारे बिहार से, गया से आई थी, जो वो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से काम कर रही हैं, कंप्यूटर के माध्यम से, और मैं उसको बढ़ा रहा हूं। वो मेरे लिए सुकून था। तो वाजपेयी जी, देश नीचे बहुत बदल रहा है और नीचे बदलने की शुरुआत की आशा उसके मन में है। थोड़ा बहुत आप भी देखेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, हम देखेंगे भी, और हमें लगता है देश को समझना भी होगा, क्योंकि ये वाकई एक स्थिति थी जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सामने आया था। उसके बाद पहली बार इस देश में मौका आया कि कॉरपोरेट के वाले लोग जेल में, ब्यूरोक्रेसी जेल में, कुछ मीडिया के लोग भी थे, पॉलिटिशियंस भी जेल में, मिनिस्टर भी जेल में। इसका मतलब ये वाकई था कि आप लोगों को जो सरकार मिली उसमें एक दहशत थी, ब्यूरोक्रेसी डरी हुई थी, दस्तावेज पे चिड़ियां बैठाने से हर कोई डरता था। सवाल देश के सामने एक दूसरा है कि आपने उस दहशत को दूर किया है या अभी आप उतने वृहत वे में पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, या अभी शुरुआत नहीं हुई है, या शुरुआत होने से पहले सिर्फ एक आशा जगा पाए हम लेंगे। किस स्थिति में है देश? पहली बात है, दहशत खत्म है, घूसखोरी बंद है, दलालों की आवाजाही संचार भवन और बाकी भवनों में बंद है। यह बदलाव हमने किया है, और 1 साल की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इस सरकार पर 25 नए पैसे का भी घूस का आरोप नहीं लगा है। और यह मैं गर्व से कह सकता हूं, मैं इस सरकार का एक वरिष्ठ मंत्री हूं, कि आज सारे फैसले ईमानदारी से हो रहे हैं और हमें करना है। एक बात आपने बात कही, फैसलों की बात, मैं चाहता हूं आज तक के माध्यम से देश को मैं बताऊं, मैंने आईटी मंत्री के रूप में निर्णय किया है, क्योंकि आप भी मुफस्सिल से आते हैं। जब मैं बेंगलोर गया तो बिहार, यूपी, एमपी के लोग हमसे मिले, कहा रवि जी कुछ ऐसा करिए कि हम लोग अपने गांव तरफ लौट सकें। तो मैंने देश के आईटी प्रोफाइल को देखा तो गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, मैसूर, बेंगलोर, चेन्नई, यही था। तो मैंने एक पॉलिसी लाई है वाजपेयी जी, छोटे मुफस्सिल शहरों में कॉल सेंटर, बीपीओज, वो मैंने फाइनलाइज किया है। जल्दी उसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आने वाला है। समस्तीपुर, भागलपुर, औरंगाबाद, देवरिया, गोरखपुर, छपरा, बिलासपुर, ऐसे स्थानों पर कॉल सेंटर्स खुले। हमने 48,000 सीट की स्वीकृति दी है और उसको बांटा है जनसंख्या के अनुसार राज्यवार। हैंड होल्डिंग होगी, बड़ी कंपनी आएंगी, लोकल उद्यमी आएगा, नियोजन बढ़ेगा, एम्पावरमेंट आएगा, हम सब्सिडी भी देंगे। तो योजनाएं भी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्षमा करिए आप, उत्साह भी पैदा कर रहे हैं और नई नई नीतियां भी ला रहे हैं और उसका क्रियान्वयन भी कर रहे हैं। ये सही है, आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए चीजों को समझ रहे हैं। मेरे ख्याल से ई कॉमर्स जिस रूप में फैल रहा है उसमें रिटेल इंडस्ट्रीज से जुड़े लोग कल ही अदालत में गए और कहा कि जनाब हमारे लिए प्लेइंग फील्ड तो है नहीं, हम लोग क्या करें। आपने रिटेल सेक्टर में एफडीआई को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया,
कहीं एक बैलेंस आपको लग रहा है या आप ये सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त ऐसा आने वाला है जिसमें किसान जो है ई कॉमर्स के जरिए बोलेगा हमको यूरिया चाहिए और यूरिया उसके दरवाजे पर आ जाएगा? क्या ऐसा देश होने वाला है? देखिए, ई कॉमर्स की सुविधा भी है, ई कॉमर्स की सीमा भी है। अगले वर्ष तक देश में ई कॉमर्स 70,000 करोड़ का हो जाएगा। और आपकी सूचना थोड़ी ठीक नहीं है, जब रिटेल पर प्रतिबंध है तो प्रतिबंध है, वो भी फॉलो करते हैं। मैं इस देश का आईटी मंत्री हूं, मैं संचार मंत्री हूं, मैं पोस्ट का भी मंत्री हूं। आज हमारे देश की जो पोस्टल सर्विसेज है वो ई कॉमर्स में इतने इन्वॉल्व हुए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की जमीन को थोड़ा आपने भी नजदीक से देखा है, तो इस देश में 500 करोड़ का व्यापार हुआ है कैश ऑन डिलीवरी। क्योंकि हिंदुस्तानी चाहता है पहले माल दो फिर पैसा लो, सिर्फ कार्ड से नहीं। एक नई बात शुरू हुई है, अगर हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि हमारे घर में हमें अच्छा माल मिलना चाहिए तो क्या गलत है? हमारा काम है मंत्री के रूप में उसके लिए व्यवस्था करना कि उनको डिलीवरी होनी चाहिए। और एक बात आपको और बता दूं, हिंदुस्तान इतना बड़ा मार्केट है कि यहां ऑर्गेनाइज रिटेल के लिए भी जगह है, यहां ई कॉमर्स के लिए भी जगह है। और जब स्पेक्ट्रम की बात आई थी तो आपने देखा था कुछ चर्चा की कॉल रेट बढ़ेंगे, क्या क्या होगा। आजकल आप लोग देखते हैं ना, क्वार्टरली प्रॉफिट आ रहा है, सबका प्रॉफिट बढ़ रहा है। हिंदुस्तान बड़ी जगह है। नहीं, हिंदुस्तान वाकई एक बड़ा मार्केट है, यहाँ के कंज्यूमर्स बहुत हैं, लेकिन हिंदुस्तान की एक दूसरी तासीर भी है रविशंकर जी। सवाल सिर्फ 25-30 करोड़ कंज्यूमर का नहीं है, उससे हटकर जो इस देश के भीतर का सच है उसे भी देखने का है। आप ये कह रहे हैं सबसे बड़ा मार्केट है, पूरी दुनिया कह रही है सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन यूनेस्को की रिपोर्ट बतलाती है कि इस देश के भीतर बीपीएल परिवारों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा होती जा रही है। सहारा की जो स्थिति है इन सब के बीच, सहारा मतलब मेरा कहना था साउथ अफ्रीका से कहना है, वहां की जो स्थिति है उस स्थिति में भी लोग जी रहे हैं 2 जून की रोटी के लिए। अब बैलेंस कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि देश की इतनी विविधता है, ये सिर्फ कंज्यूमर के लिए नहीं है, नागरिकों के लिए है देश। वो मैटर गायब। आपने बहुत सही बात कही। सामाजिक सुरक्षा में हमारी सरकार ने क्या काम किया है पिछले 1 साल में? आपने 12 रुपये में कभी इंश्योरेंस सुना है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस? सर, मरने के बाद। नहीं, 1 मिनट, ये आज तक का आपका 10 बजे का प्रोग्राम नहीं है, ये 1 घंटे का प्रोग्राम है ना? पहली बात मैं कहना चाहूंगा, ये जनधन योजना क्या है? 4 महीने में 14 करोड़ लोग के अकाउंट खुलते हैं, इसका क्या मतलब है? आप मुझे बताइए, मुझे जवाब देने दीजिए। ये मुद्रा योजना क्या है? यहाँ कई उद्योग से जुड़े लोग बैठे हुए हैं, 4.5 करोड़ लोगों को नौकरी देता है। चाय बनाने वाला, बढ़ई, कुम्हार, छोटा व्यवसायी, आपके साइड में जो दुकान सब चलती है, उसके लिए हमने किया है 20,000 करोड़ का प्रावधान। शिशु 50,000 करोड़ का लोन, युवा 50,000 से 5 लाख का, तरुण 5 लाख से 10 लाख का, जिनके लिए कोई बैंक की व्यवस्था नहीं थी, हमने करके दिखाया है। तो ये गरीबों के काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? देखिए, मुझे एक और बात कहनी है। बीपीएल के परिवार आगे बढ़े, ये हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए, लेकिन हमारे और आपके कुछ मित्रों की सोच में एक अंतर है। और अच्छा है आज तक का फोरम मेरे लिए वो विषय है, मैं उसको उठाऊं। इस देश में पंडित वाजपेयी जी, रोटी बांटने की पॉलिटिक्स बहुत हुई है। रोटी कैसे बटेगी, रोटी की संख्या बढ़नी चाहिए, इसकी सियासत नहीं हुई है। और हमारी सोच है रोटी की संख्या बढ़नी चाहिए। जब रोटी की संख्या बढ़ेगी तो रोटी को बांटने में दबाव नहीं आएगा। तो हम रोटी की संख्या भी बढ़ा रहे हैं और जिनके पास रोटी नहीं है उनको रोटी पहुंचा भी रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर का बयान है पार्लियामेंट के भीतर में, उनका कहना है कि हाँ, हमारी पॉलिसी है उन लोगों के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप लेकर आ रहे हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो यहाँ उसी के जरिए पूंजी आएगी। हम एफडीआई को बढ़ावा दे रहे हैं, पूंजी उसी के जरिए आएगी, जीडीपी उसी के जरिए बनेगा, पैसा कुछ बचेगा तो फिर उन लोगों के हिस्से में चला जाएगा, जिसका जिक्र आप लोग कर रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि देश के डेवलपमेंट में हिंदुस्तान का 80 करोड़ तबका जोड़ने की स्थिति में किसी भी सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट क्यों नहीं है, और इकोनॉमिक पॉलिसी उस कैपिटलिज्म पर क्यों सवार है जिसमें पैसा बाहर से आएगा और जो बचेगा वो उधर चला जाएगा? पैसा बाहर से भी आएगा, हिंदुस्तान से भी। एक कड़वा सवाल पूछूं आपसे जी, बिना विज्ञापन के आज तक चलेगा? साफ जवाब दीजिए आप।
मेरे ख्याल से पहले जवाब दीजिए। हम जवाब दे रहे हैं सर। नहीं चलेगा? नहीं चलेगा सर, सुन लीजिए। बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं, पहले हमारी बात सुन लीजिए। जिस दिन रविशंकर जी आप भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं, जिस दिन आप पत्रकारों को लाइसेंस देने लगेंगे 20 करोड़ के बगैर, उस दिन इस देश के बेहतर चैनल भी चलेंगे। क्षमा करिए, गड़बड़ी मत कीजिए। आप कॉर्पोरेट के लिए रास्ता खोले हुए हैं, आप 20 करोड़ वाले जो दे सकता है उसके लिए आप लाइसेंस का रास्ता खोले हुए हैं। फिर बात नहीं सुने, आप रिएक्शन में आ गए। पॉलिसी जब तक आप रिएक्शन में आ गए, मैं फिर कह रहा हूं, आज तक चलेगा, कोई भी चैनल चलेगा, विज्ञापन जरूरी है। देश को चलाने के लिए पूंजी निवेश जरूरी है, देश को चलाने के लिए उद्योग खुलना जरूरी है, नौकरी देने के लिए वहां पर उद्योग लाने पड़ेंगे, उद्योग के लिए पूंजी होगा। सरकार का काम यह है वाजपेयी जी कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जो पूंजी निवेश करना चाहते हैं वो बिना घूस दिए, बिना दबाव के काम करें, और ये काम हम कर रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं इस देश का इलेक्ट्रॉनिक का भी मिनिस्टर हूं। इस देश में $100 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हर साल आता है बाहर से। ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, ये लाइट इलेक्ट्रॉनिक है, वो माइक इलेक्ट्रॉनिक है, आपका कैमरा इलेक्ट्रॉनिक है, वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक है, स्टेथोस्कोप इलेक्ट्रॉनिक है, एक्सरे मशीन इलेक्ट्रॉनिक है। आने वाले 2020 तक ये $400 बिलियन का हो जाएगा। मैंने मंत्री बना था, हिंदुस्तान 98 करोड़ मोबाइल फोन है, कहा बनता कितना है, कहा बहुत कम। तो हमने कहा कि नहीं, इसको आगे बढ़ाएंगे। उसमें एमसिप्स की योजना पहले से थी, उसको मैंने तेज बढ़ाया। मैंने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। आपको जानकर खुशी होगी वाजपेयी जी कि आज हमने 21 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर देश भर में अप्रूव किया है। मतलब क्या? अगर आप 100 रुपये लगाएंगे तो भारत सरकार 25 रुपये देगी। 20,000 करोड़ का प्रस्ताव आ चुका है, 9,000 करोड़ का हमने अप्रूव किया है। तो जब उद्योग खुलेंगे तभी तो नौकरी मिलेगी, ये तो मैं कह रहा हूं आपसे। तो उद्योग जरूरी है, पूंजी निवेश जरूरी है, लेकिन पूंजी निवेश भी चाहिए, समता भी चाहिए, सामाजिक न्याय भी चाहिए। इसीलिए सामाजिक सुरक्षा के इतने कार्यक्रम मैंने आपको बताए। तो दोनों का बैलेंस है और पॉलिसी बहुत क्लियर है। इस पॉलिसी के भीतर में मेक इन इंडिया एक शब्द निकल कर आया। मेक इन इंडिया का मतलब बहुत साफ है कि आप प्रोडक्शन खुद करें। हिंदुस्तान की वो कौन सी तासीर है, आप इससे पहले वाजपेयी गवर्नमेंट में भी मंत्री थे, 2-3 मंत्रालय आप देख चुके हैं, माइंस भी आपके पास रहा हुआ है। वो कौन सी स्थिति है जिसमें इस देश के भीतर कोई एक कॉर्पोरेट सेक्टर धीरे धीरे बड़ा होते चला जाता है और बाकियों को जो लाइसेंस मिलता है एक पीरियड के बाद वो लाइसेंस सील कर देते हैं। क्या आपने कभी इस पे गौर किया है कि इस देश के भीतर प्रोडक्शन की स्थिति क्यों डेवलप नहीं हो पाई? अगर आप सर्विस सेक्टर की दिशा को ही डेवलपमेंट का हिस्सा मानते हैं तो फिर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी कॉर्पोरेट उसी अच्छा जनाब आप हमें लाइसेंस दे दीजिए, वो ज्यादा कीमत में लाइसेंस दे देता है, वो क्यों मेहनत करेगा इस देश में? आपके सवाल का जवाब वाजपेयी जी मैं प्रति प्रश्न से करूंगा। 1 साल पहले क्या हुआ करता था, कुछ लोग चिट लेकर के कोयला ब्लॉक का आवंटन कराने जाया करते थे। उस कोयले ब्लॉक की दावेदारी में रूलिंग पार्टी के नेता भी होते थे, मंत्री भी होते थे ना। 2G के लाइसेंस में मेरे विभाग का था, क्या क्या होता था आप सभी जानते हैं। आज आप ये सुन रहे हैं क्या? क्रोनिक कैपिटलिज्म बंद होना चाहिए, रेंट सीकिंग बंद होनी चाहिए, पॉलिसी और लाइसेंस के पहले घूस देना जरूरी है, यह बंद होना चाहिए। यह हमने बंद किया है और बहुत गर्व से कहना चाहते हैं, यह हमने बंद किया है और इस बात को बहुत हम गर्व से कहना चाहेंगे। अब आपने जो बात कही कि पॉलिसी, मेरे से जब टीवी पर कई सवाल पूछते हैं तो मैं एक बात कहता हूं, जो करने लायक है वो बिना किसी दबाव के होगा और जो करने लायक नहीं है वो किसी दबाव के बावजूद नहीं होगा। Whatever is doable shall be done and what is not doable shall not be done। अगर आप कुछ लोगों की बात कर रहे हैं तो आपने यही देखा होगा, यही सरकार ने अगर लाइसेंस भी दिया तो ऐसे कई लोगों को पकड़ा भी जब वो ऑफिशियल सीक्रेट निकालते हुए दिखाई पड़े थे। ये हिम्मत है ना इस सरकार में, ये सरकार किसी के आगे झुकती नहीं है। हां, हर कोई ईमानदारी से काम करने का अवसर मिलेगा, हर के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ईमानदार नीतियां होंगी। ये हम कर रहे हैं और करेंगे। रविशंकर जी, आप इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी रहे हुए हैं, आपने कभी ये सोचा कि आपके पास जो दूरदर्शन है, कुछ और चैनल है, लोकसभा है, राज्यसभा है, कुछ और चैनल्स है, उसका जो बजट है, अब एक किसान चैनल भी आ गया है, उसका भी जो बजट है, सरकार जिन चीजों को चलाती है उसका बजट इतना हैवी होता है
और दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर्स में चल रहे होते हैं उनका बजट लो होता है, लेकिन वो कॉम्पिटिटिवली ज़्यादा शार्प तरीके से क्यों करते हैं? क्या सरकार एक फैटी सिचुएशन में है जहां पर उसको कोई बजट, थिंकिंग प्रोसेस, किस रूप में मार्केटिंग करनी है, ये नहीं है इस दिशा में? क्योंकि हमने उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि आप उस मिनिस्ट्री को संभाल चुके हैं। देखिए, आपने बहुत सही कहा, सरकार के काम में प्रोफेशनलिज्म आने की जरूरत है। लेकिन देखिए, एक बात आप समझिए, नेपाल में भूकंप आया, मैंने घोषणा की बातचीत कर करके कि बीएसएनएल लोकल कॉल चार्ज करेगा। अभी आपके एक बड़े पत्रकार बता रहे थे कि बाकी ने भी कहा कि हम लोकल करेंगे, उनका बहुत हेवी बिल आया हुआ है। अगर कश्मीर में बाढ़ आई तो बीएसएनएल ने 1 महीने के लिए पूरा कॉल फ्री किया, दक्षिण भारत में भी किया। तो ये जो सोशल ऑब्लिगेशन है वो पब्लिक सेक्टर अधिक कर पाते हैं, और मैं आलोचना नहीं करता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को बहुत आग्रह करना पड़ता है, उनकी अपनी सीमाएं होती हैं। लेकिन ये बात मैं आपसे समझता हूं कि प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए। एक बात मैं आपसे कहूंगा अवश्य, कई बार ऐसी चीज दिखाई पड़ती है जो वहीं दिख पाती है। अभी नेट न्यूट्रलिटी पर राज्यसभा में एक बड़ी अच्छी बहस हुई और मंत्री के रूप में मैंने जवाब दिया, और राज्यसभा के सब लोग, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा। वो राज्यसभा टीवी पर दिखा, दूरदर्शन पर दिखा, किसी चैनल ने एक लाइन भी नहीं दिखाया। अगर हंगामा होता तो खूब दिखता, दिन भर दिखते हैं। तो ये जो दिखता है वो बिकता है, ये जो मामला चलता है इसको कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा। और ये मैं आपसे साफ कहूंगा वाजपेयी जी कि मुझे लोगों ने बताया कि रवि जी आप वो डिबेट देखिए, तो मैंने राज्यसभा की वो डिबेट खुद देखी, और मैं भी आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ माई राज्यसभा और उस डिबेट का स्तर हर लोगों ने। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इसके बारे में थोड़ा सोचने की जरूरत है, इतना ही आपसे कह सकता हूं। नहीं, एक अच्छी डिबेट से देश का पेट भरता नहीं है। ये तो बात वहीं आ गई ना, पेट भरने की बात। यही तो हमने शुरू किया था। हम इसीलिए वहीं पर आ रहे हैं कि इस देश की जो स्थिति है, जो मौलिक स्थिति है, जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले भाषण में सेंट्रल हॉल के भीतर कहा था, क्या आपको लगता नहीं है कि 1 साल बीत गया लेकिन वो सिर्फ बातें कही गई? आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है? हाशिए पर पड़ा हुआ तबका, उसका अपने भी फतवा पे गांव को गोद में लिया है, अवालपुर, मेरे अवावलपुर उसका नाम है, गांव गोद में ले। बहुत सारे मिनिस्टर्स नहीं लिया और बहुत सारे सांसदों ने भी इस देश में नहीं लिया कोई गांव गोद में। उनके सामने कई मुश्किलें होंगी कि एक गांव आइडियल बना दें, अगल बगल के गांव गुस्से में आ जाएंगे, वोट ही नहीं डालेंगे। सवाल यह है कि क्या हम लोग पिक एंड चूज की स्थिति में है? हमारी पॉलिसी ऐसी आ गई है, हमें लगता है कि एक चीज ले आएंगे, इससे इतना पैसा बचेगा, ये पैसा देश को आप जोड़ने की स्थिति में नहीं है, जिसका जिक्र फर्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर ने किया था। देखिए, पहली बात आपने कही कि पेट नहीं भरता है जी, तो आज तक पेट नहीं भरने की बात नहीं कर सकता है। आपने कहा ना, तो ये मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, ये गरीब आदमी कह सकता है। और मैं अभी भी मानता हूं सर, आप मिनिस्टर हैं, हम पर जर्नलिस्ट हैं, आप इस रूप में क्यों नहीं देखना चाहते हैं चीजों को? अच्छा ठीक है, मैं मान, आज तक का नाम से इतनी परेशानी क्यों हो जाती है? हमें कोई नाम से परेशानी नहीं है। मुझे भी तो प्रति प्रश्न पूछने का अधिकार है कि नहीं? आप हमें एक चीज खाली लगता है कि रविशंकर जी यहाँ बैठे हैं, क्योंकि कोई मिनिस्टर यहाँ कुर्सी पर आकर बैठता है, सिर्फ वो एक नाम लेता है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। हमें इसको लेकर लग रहा है कि एक कैबिनेट मिनिस्ट्री है। अभी तक आपकी अपनी, अभी तक मैंने मोदी जी का नाम लिया क्या? कमाल करते थे आप। देखिए, मैं आप वाजपेयी जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, थोड़ा हमारा इनका चलता है, और हमारे ही प्रदेश से आते हैं तो और चलता है। देखिए, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, मैं अभी भी बहुत गंभीरता से मानता हूं, आपने बात की पब्लिक सेक्टर की, टेलीविजन चैनल्स की, अगर ऐसे डिबेट आप अपने चैनल्स पर थोड़ा भी दिखाएंगे ना, तो देश में बहुत बड़ा व्यूअर्स है जो उसको देखना चाहता है। अब आपने बात कही पॉलिसी क्या जा रही नीचे में, अभी मैंने बताया 1 रुपया प्रति महीने, 12 रुपया साल में एक्सीडेंट पॉलिसी, 344 रुपीज में आपके इंश्योरेंस कवर। सिर्फ एक हफ्ते में वाजपेयी जी 7 करोड़ लोग आए हैं, 7 करोड़ इन 1 वीक। ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। तो लोग जुड़ रहे हैं तभी तो आ रहे हैं, अगर नहीं जुड़ेंगे तो कहां से आएंगे? हाँ, मैं इतना आपसे मानता हूं कि हमें और जोड़ने की जरूरत है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था हमारी सरकार गरीबों के लिए जिएगी, गरीबों के लिए काम करेगी, तो हम काम कर रहे हैं। अभी जो ओला पड़ा, एक बार कहा गया कि हम किसानों की राशि को दुगना कर दे, दुगना किया कि नहीं किया? जो कवरेज था उसको 50% से 33% घटाया कि नहीं घटाया? ये तो काम करना पड़ेगा। और हिंदुस्तान की कोई सरकार गरीबों के लिए रहेगी, गरीबों के लिए ईमानदारी से काम कितना करती है और अपनी झोली कितनी भरती है, ये बेंचमार्क होगा।
और हमारी सरकार ने गरीबों के लिए बहुत काम किया। यानी आप मान रहे हैं कि जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो इंप्लीमेंट भी हो रहे हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि जो मुआवजे की राशि का जिक्र आप कर रहे हैं वो गांव किसानों तक पहुंच गया है? अब एक दो जगह नहीं पहुंचा होगा तो पहुंचाने की जरूरत है, ये तो मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि उसके इंप्लीमेंटेशन में स्टेट गवर्नमेंट को भूमिका निभानी है कि नहीं निभानी है। भारत सरकार के कलेक्टर जाएंगे क्या, डिप्टी सेक्रेटरी जाएंगे वहां देने के लिए? वो देने का काम तो प्रदेश सरकार का है ना। अगर उसमें कहीं कमी है आज तक बताए, हम लोग टेकअप करेंगे उसको। आज एक अखबार में तस्वीर छपी है, बिहार में बीजेपी के नेता सुशील मोदी 2 बच्चियों के ऊपर हाथ रखे हुए हैं जी। उनके पिता ने खुदकुशी कर ली जी। किसान है। उस गांव के बारे में भी रिपोर्ट छपी है, वहां किसी को पास कोई पैसा नहीं पहुंचा, पटवारी हो उसको कोई जानकारी नहीं, कोई पैसा आ रहा है। सवाल है, आप कह सकते हैं वहां नीतीश कुमार की सरकार है। हमारा कहना है हर जगह यही प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप टीम इंडिया का जिक्र कर रहे हैं और स्टेट सेंट्रल रिलेशन को बेहतर बनाने का जिक्र कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ क्या आपकी सरकार वहां होगी तभी चीजें इंप्लीमेंट होंगी? ये स्थिति का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, आपको मैं उस बात का जवाब दे दूं, अभी बिहार में जो भूकंप आया 60 लोग मरे। 60 लोग जो मरे उसमें हर का 2-2 लाख का हिसाब करके भारत सरकार ने पैसा भेज दिया प्रदेश को। देखिए, टीम इंडिया में आपसे एक दूसरी बात कहता हूं। नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं रविशंकर इस बात का ध्यान रखो कि तुम बिहार के लिए क्या कर रहे हो, बंगाल के लिए क्या कर रहे हो, आसाम के लिए क्या कर रहे हो, उड़ीसा के लिए क्या कर रहे हो। क्योंकि ईमानदारी से बिलीव करते हैं कि अगर हिंदुस्तान का विकास होना है तो ईस्टर्न इंडिया का विकास करना पड़ेगा। वो नहीं भी कर सकते। तो मैं आपसे कहने का मतलब क्या है कि जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हम बात करते हैं तो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी स्टेट की होनी चाहिए और यह भी फेडरल सिद्धांत का एक माकूल आधार है। हाँ, अगर उसमें कमजोरी है, अब वहां पर जो किसान ने आत्महत्या की उसकी जानकारी हमने मालूम की है, उसका किसान धान खरीदा गया था, उसका पेमेंट नहीं हुआ था स्टेट एजेंसीज के द्वारा, वो काफी चक्कर लगा रहा था, उससे घूस मांगा जा रहा था। मैं अभी पटना गया तो 2 दिन पहले तो मुझे बताया गया। अब जो भी है इसका निराकरण तुरंत होना चाहिए। रास्ता क्या है सर? देखिए, रास्ता गुड गवर्नेंस है। अब आपने मुझसे एक बात कही ना, मैं अटल जी की सरकार में भी मिनिस्टर था। आपने डिजिटल इंडिया से सवाल किया, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं। अटल जी बैठक कर रहे थे तो लोगों ने पूछा कि नेशनल हाईवे कैसे बनेगा, जमीन कहां से आएगी, क्या होगा, जो होता है। अटल जी तो कम बोलते थे, सुनते रहे और लास्ट में कहा करना है। आपने देखा नेशनल हाईवे कैसे बना है। अगर आपके पास संकल्प हो, इंप्लीमेंट करने का इरादा हो, डिजिटल इंडिया भी करेंगे। गुड गवर्नेंस इस देश में इंप्लीमेंटेशन और नॉन इंप्लीमेंटेशन में जो सबसे बड़ी बाधा है वाजपेयी जी, वो है लैक ऑफ गुड गवर्नेंस एंड प्रेजेंस ऑफ गुड गवर्नेंस। मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, इफेक्टिवनेस होना चाहिए, ये जरूरी है। तो आप लोग जब पॉलिटिक्स करते हैं, और हमें याद आता है 2007 में गले से लगाया आपने नीतीश कुमार को, आप लोग की सरकार साथ थी, आपने कहा सुशासन बाबू आ गए, सुशासन बाबू का जिक्र हो रहा था। तो आप लोग जिनके साथ हैं वो बेस्ट गवर्नेंस के तौर पर अगर साथ हैं तो हैं, आज वो सबसे बेकार सीएम के तौर पर आप लोग की नजर में है। तो जनता के भीतर एक एम्बियंस ये आता है कि ये पॉलिटिकल सिचुएशन में आप जो भी कहते हैं उम्मीद तो बंधाते हैं लेकिन भरोसा नहीं जागता है साहब। बिहार से आप बाहर निकलेंगे आज कभी अलग से बात करेंगे। यहां पे छेड़ी दिया तो मैं आपसे एक बात कहता हूं, लालू प्रसाद के कंधों पर नीतीश कुमार गुड गवर्नेंस देंगे। रविशंकर को आप जानते हैं ना थोड़ा बहुत, चारा घोटाले में लालू के खिलाफ मैंने केस पास किया था। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, अपहरण राज। आज जो नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स 18 साल लालू के खिलाफ थी, आज उनके कंधों पर बैठ के गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है और ये बात मैं बहुत विश्वास से कहना चाहता हूं वाजपेयी जी कि भाजपा का कंपोनेंट सुशासन का स्तंभ था और उसका तर्क भी था। आज देखिए नीतीश कुमार, और आपने जब पूछ लिया तो मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। जब अक्टूबर 2013 में मोदी जी की सभा में बम ब्लास्ट हुआ, आज मैं जीवित हूं, ईश्वर के आशीर्वाद थे, हम लोग भी मंच पे थे। 8 लोग मरे, 80 लोग घायल हुए, दिन भर बम चल रहे थे, आपके ही पत्रकार रहे होंगे। उसमें मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार थे ना। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप मुझे बताइए, ये कौन सी विरासत है? जो आपके छपरा में मिड डे मील हुआ उसमें लोग मरे, कौन थे मुख्यमंत्री? देखिए, आज मैं आपसे बिहार पर पॉलिटिक्स में नहीं आया हूं, लेकिन जब आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस में आपको राजनीतिक दूरी से आगे बात करना पड़ेगा। मैं जब डिजिटल इंडिया की बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं डिजिटल इंडिया पॉलिटिक्स न्यूट्रल है, आइडियोलॉजी न्यूट्रल है।
उसमें नीतीश कुमार, रविशंकर, नरेंद्र मोदी, ममता जी को साथ काम करना है। हम मंच खोलें उससे पहले एक सवाल एक जहन में है, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट करप्ट, नीतीश कुमार करप्ट, ममता बनर्जी शारदा में फंस गई। हमारा कहना है कि मोदी को लेकर जनता के भीतर उत्साह इसीलिए था, बीजेपी को जनता ने इसीलिए चुना, लेकिन एक साल के बाद हम जहां खड़े हैं लग ऐसा रहा है कि घर में दाल और चावल है नहीं, लेकिन हम बनाएंगे प्रेशर कुकर और उसको सील करेंगे। देखिए महंगाई कम हुई है कि नहीं, अब आप ऐसा क्यों कह देते हैं? देखिए वाजपेयी जी, बहुत विनम्रता से, मुझे आपको कन्विंस नहीं करना है, आपके माध्यम से इस चरण देश की जनता से मैं बात कर रहा हूं, और देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी सरकार का रास्ता ठीक है। हां, मैंने देखा है जयराम रमेश कह रहे हैं क्या, मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम एरोगेंस। मैं उनकी परेशानी समझता हूं, वो एक ऐसे प्रधानमंत्री के आदी रहे हैं जिनको बार बार 10 नंबर देखना पड़ता था। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो फैसला खुद करते हैं, टीम के साथ करते हैं, चर्चा करके करते हैं। आप लोग 7 RCR नहीं देखते हैं? क्यों नहीं देखते? बिल्कुल देखते हैं। इज माई टीम लीडर, होना ही चाहिए। मनमोहन सिंह की सरकार के जयराम रमेश नहीं देखते थे, वो सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी को देखते थे। वहां 2-2 दरवाजे देखने पड़ते थे। मुश्किल ये थी। जी माइक ले। राजदी जी तो नहीं पूछेंगे ना सवाल? अब उनकी इच्छा सर, वो माइक दिया जाए। मेरा नाम सुभाष गोयल है, मैं प्रेसिडेंट हूं टूरिज्म इंडस्ट्री का। 20 साल से हम कोशिश कर रहे थे ई वीज़ा की, और 20 साल से हर गवर्नमेंट के दरवाजे खड़काए थे। जो 20 साल से टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं कर सकी, वो आपने 1 साल के अंदर कर दिया। और यही नहीं, आपकी जो मिनिस्ट्री है, आईटी मिनिस्ट्री, जो मतलब जितना टाइम इन्होंने कहा था, इतनी जल्दी ई वीज़ा इशू हो रहे हैं कि इतने लोग हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। और सारी एम्बेसीज में जो करप्शन बढ़ गई थी और बीच में ब्रोकर्स बन गए थे वीज़ास के लिए, आज मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपके ई वीज़ा की वजह से और आपकी मिनिस्ट्री ने जिस तरीके से ई वीज़ा का काम करा और मोदी जी जो इम्प्लीमेंट करा, ये देश की छवि के लिए और देश के टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा काम है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। खाली मैं एक बात आपको ऐड कर दूं, हमारे एनआईसी के लोगों ने बनाया है इस पूरे प्रोडक्ट को। मैं ताजमहल में भी वाईफाई ला रहा हूं, सारनाथ में भी ला रहा हूं, बोध गया में भी ला रहा हूं, गंगा के घाटों पर लगा गया। तो टेक्नोलॉजी का बहुत प्रयोग कर रहा हूं आपके टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। जी माइक पूछ लीजिए आप। दरअसल आपको बार बार ऐतराज था कि प्रसून जी बिहार से नहीं निकल रहे थे, लेकिन बिहार पर ही 2 सवाल हैं रविशंकर जी। आप भी तो बिहार की हैं, इसीलिए एक ये कि क्या रविशंकर प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं? और दूसरा ये कि वक्त बदलता है, चीजें बदलती हैं, सबका जिक्र आपने किया है, तो क्या मांझी, पप्पू यादव, इनसे कोई साझेदारी हो सकती? देखिए, पहली बात, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं मुख्यमंत्री के रेस में नहीं हूं। बहुत ईमानदारी से, बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, इसलिए आप यह प्रश्न करके मुझे शर्मिंदा नहीं करें। पप्पू यादव का सवाल नहीं उठता है। मांझी जी के बारे में उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं चुनाव के बाद कुछ सोचूंगा, तो देखते हैं। देखिए, मैं एक बात आज आपके चैनल पर अवश्य कहूंगा कि मांझी जी की जिस तरह से बदसलूकी की गई, वो ठीक नहीं था। आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, वो तो बनने को तैयार नहीं थे। अब कोई मुख्यमंत्री बनकर के आपका पप्पू रहे तो किसी के मन में रिएक्शन होता है। क्षमा करिए, ये शब्द मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। सर, इलेक्शन के दौरान सरकार ने बहुत से सपने दिखाए थे, तो बीजेपी एनडीए सरकार को सपनों का सौदागर का नाम दिया गया था। एक सपना यह भी दिखाया गया था, जो अभी आपने मेंशन किया, कि गुड गवर्नेंस। इलेक्शन के बीच में रिटायर्ड फौजियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन आप लोगों ने बड़े जोर शोर से अप्रूव करी थी। आज 1 वर्ष हो गया है और अभी तक ये अनाउंस नहीं करी गई है। क्या इसको हम गुड गवर्नेंस कहेंगे? देखिए, मैं आपसे इस पर काफी कार्रवाई हुई है, लेकिन मुझे वाजपेयी जी ने बताया है अगले सत्र में मनोहर पर्रिकर आने वाले हैं, और मैं चाहता हूं इसका बहुत विस्तार से आपको उत्तर देंगे। अपना ये प्रश्न आप उनके लिए सजा। दूसरा सवाल ये है कि सर, अन्ना जी के मूवमेंट में जन लोकपाल के बारे में बहुत बात हुई थी। उस वक्त सब पार्टियों ने कहा था कि जन लोकपाल बहुत जल्दी आएगा। 1 वर्ष हो गया है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। आपकी जानकारी के लिए,
ये जो जन लोकपाल का बिल पिछली सरकार ने बनाया था, जिसमें हमने भी समर्थन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी कुछ आपत्ति प्रकट की है चीजों को ठीक करने के लिए। तो उसके लिए जो बिल है अमेंडमेंट का, वो आ गया है, अभी स्टैंडिंग कमेटी का रेफरेंस आ गया है, वो हम जल्दी ही करेंगे। तो ये का कारण था उसका। लास्ट क्वेश्चन प्लीज, माइक दें, माइक दे दीजिए। मेरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल मलिक है। मैं पहले भी सवाल आपसे पूछ चुका हूं, लेकिन उसके संदर्भ में दो चीज़ें और हैं। और डिजिटल इंडिया की बात चली और बड़ा सुन के अच्छा लगा कि आप आईटी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ हब आपने बनाए हैं। चिप्स कब हमारे यहाँ बनने शुरू होंगे? पहला आधार सारी आईटी का। दूसरा आधार, ये जो मैन्युफैक्चरिंग के हब हैं, ये आईटी रिलेटेड इक्विपमेंट कब हमारे यहाँ पूरी तरह से बनने लगेगा? अभी तो यही सुनते हैं 4 लाख हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो चाइना जाते हैं, वहाँ से सामान लाते हैं। और तीसरा, और वो सबसे जरूरी है, हमारी जो आईटी मैन पावर है, जो कटिंग एज आईटी मैन पावर है, यानी कि रिसर्च वाली, वो कब तक पनप पाएगी? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं हमारे जो कॉलेजेस हैं काफ़ी पिछड़ रहे हैं। जब भी आप बेस्ट कॉलेजेस की बात करें, आईटी रिसर्च की बात करें, तो हमारा भारत का नाम ऊपर नहीं दिखाई देता। धन्यवाद। देखिए, मैं आपके अंतिम सवाल से उत्तर करूंगा। आज दुनिया में भारत, दुनिया के लगभग 60 देशों में भारत के आईटी प्रोडक्ट्स जाते हैं, बेसिकली सर्विस सेक्टर में। तो हमारे आईटी के नौजवानों ने देश का नाम बहुत आगे बढ़ाया है। आपने जो बात की चिप मैन्युफैक्चरिंग की, मैंने बताया था कि भोपाल में और गुजरात में ये 2 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। हम उनके डीपीआर और फंडिंग पैटर्न का वेट कर रहे हैं। चिप के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पूंजी लगती है। मैं स्वयं जर्मनी गया था, साउथ कोरिया गया था, मेरी बात सैमसंग से हुई है, बाकी लोगों से हुई है। उस प्रक्रिया को मैं एक्सपेडाइट कर रहा हूं, थोड़ा वेट करिए। जो आपने बात कही कब से मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक हब बन जाएगा, बताया 20,000 करोड़ का प्रस्ताव आ चुका है, 9,000 करोड़ को मैं अप्रूव कर चुका हूं। अभी मैं गया था भोपाल में और आपके जबलपुर में, वहां मैं फाउंडेशन लेकर के आया हूं। तो प्रदेश की सरकारें स्वयं भी काफी एक्टिव हैं एडिशनल इंसेंटिव लेकर करके। मुझे पूरा विश्वास है कि इलेक्ट्रॉनिक, अभी आपने देखा होगा मोदी जी साउथ कोरिया गए थे, वहां उनकी लंबी बातचीत हुई है। तो एक बहुत ही प्रो इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग किया है। इंडियन के बारे में रिजर्वेशन भी किया है कि भारत के प्रोडक्ट को ही हम आगे बढ़ाएंगे। एक सवाल मेरा जी प्रसाद साहब आपसे। आपने भी कहा कि 95 से 98 करोड़ लोग बाग देश में मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और इंटरनेट भी काफी संख्या में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या विगत 1 साल में सारा कुछ हुआ? नंबर 1। नंबर 2, गुड गवर्नेंस पे आपने कहा कि नीतीश बाबू लालू साहब के साथ चल रहे हैं तो गुड गवर्नेंस नहीं हो सकती। अकालियों के साथ आप चल रहे हैं तो क्या वो गुड गवर्नेंस है? इस पर जरा रोशनी डाल दीजिए। देखिए, पहली बात जो आपने बताई ना, मैंने कभी नहीं कहा कि एक ने किया, लेकिन मैं आज आपसे बहुत गर्व से कहूंगा कि 2003 में जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था वाजपेयी जी की सरकार में, उसका मेंबर मैं भी था, जो हमने यूनिफाइड लाइसेंस की बात की। मोबाइल बढ़ा है, 2G घोटाले भी हुए हैं, संचार मंत्री जेल भी गए हैं, वो भी एक सच्चाई है। तो अगर देश ये आगे बढ़ रहा है, हमको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब जहां तक आपने पंजाब में अकाली दल की बात कही है, कुछ शिकायतें आई हैं, बाय एंड लार्ज गवर्नेंस अच्छा है और लोगों ने वोट दिया है, आगे इसको इंप्रूव करेंगे। रविशंकर जी, एक चीज जहन में हर किसी के आती है, मेरे ख्याल से हर परिवार के भीतर ये आ रही है कि आप जिस तरीके से डिजिटल इंडिया की दिशा में बढ़ रहे हैं और नेट हर जगह फ्री हो जाएगा, कोई रोक टोक तो इसके बाद रहेगी नहीं। उम्र कोई भी बच्चे की हो, किसी रूप में हो, ये प्रॉब्लम्स लगातार आ रही है। इसके लिए आप लोग देखिए, ये प्रॉब्लम में मुझे आपकी मदद की भी जरूरत पड़ेगी। जहां तक आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारे विषय हैं, हैकिंग वगैरह, इसके बारे में तो बिल्कुल है। अब ये अगर मान लीजिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी का विषय आता है, बाकी है, उसके बारे में तो कानून है, लेकिन हमारी बोलने की आज़ादी है। तो मैं तो मानता हूं कि ये बोलने आपको मालूम, मैंने इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी में संघर्ष किया था बोलने की आज़ादी के लिए और आपके राइट के लिए, प्रेस फ्रीडम के लिए, तो मैं उसका बहुत बड़ा समर्थक हूं। लेकिन जिस तरह संविधान के आर्टिकल 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात होती है, उसका हम विचार करने की सोच सकते हैं, लेकिन वो कानून बहुत ही स्पष्ट होना पड़ेगा। मैं किसी प्रकार के अनावश्यक नियंत्रण के पक्ष में नहीं हूं, मैं इंटरनेट की आजादी का पक्ष हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम थे
जी। हम फौजियों के तकरीबन 12,000 केस जो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल से जीते गए, वो 12,000 के 12,000 को सुप्रीम कोर्ट के लिए SLP डाला गया। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी है कि ये कम होने चाहिए, वही जो सही हो वो जाने चाहिए। एक विधवा बहन जो बहुत दूर है, यहाँ आकर सुप्रीम कोर्ट में 1,000 या 2,000 रुपए के पीछे नहीं कर सकती। हमने आपको भी चिट्ठी लिखी, लेकिन इसके ऊपर क्या कुछ? देखिए, मैं आपको मैं इसका मुझे डिटेल्स लेना पड़ेगा। कोई विधवा को दौड़ना पड़े इसके पक्ष में हम कभी नहीं है, लेकिन अभी इसके बारे में आपके रक्षा मंत्री आने वाले हैं, आप पूछ लें। लेकिन केस फाइल करना है कि नहीं फाइल करना है, ये कानून मंत्रालय सिर्फ सलाह देता है। केस फाइल होना चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग तय करता है। मैं गवर्नमेंट से ठीक, अच्छी बात है। आपने विषय मेरे ध्यान में लाया, मैं विचार करूंगा इसका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हमारी तरफ से धन्यवाद के लिए एक छोटी सी भेंट देने मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर कृष्ण कुमार गुप्ता, डायरेक्टर डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को।